Good afternoon, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वीडियो ऑन कर दीजिए सभी। और अटेंडेंस भी लगा दीजिए सभी। सब लोग अटेंडेंस लगा दीजिए। सेवनटीन पार्टिसिपेंट्स हैं, चैट 16 है। किसी एक ने नहीं किया है अभी प्रेजेंट। जिसने नहीं किया है जल्दी प्रेजेंट लगा दीजिए। नहीं, टोटल 18 है। मैंने अपना माइनस पहले ही कर दिया। हेमंत अटेंडेंस लगा दो अपनी। हेमंत अटेंडेंस लगा दो। यस सर। लास्ट क्लास में हार्डनेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, ब्रिटलनेस के बारे में डिस्कस किया था, मेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, क्रीप के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे हम रेजिलियंस, फटीग, बाकी अदर जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस भी जैसे अपन डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी किसकी, टफनेस की, वैसे ही उसकी भी रेजिलियंस की डेफिनेशन है, पर दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? हम जब टफनेस की बात करते हैं तो प्लास्टिक लिमिट उसमें रहती है, मतलब प्लास्टिक जोन में आ जाता है आपका मटेरियल, उसके बाद फ्रैक्चर होता है, तब तक कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? टफनेस कहते हैं। पर रेजिलियंस में मटेरियल आपका इलास्टिक जोन में रहता है, तो इलास्टिक जोन में रहते रहते कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? रेजिलियंस कहते हैं। मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, देखिए ग्राफ में देख सकते हैं जो ग्राफ हमने पढ़ा था माइल्ड स्टील का पढ़ा था, जिसको हम डक्टाइल मटेरियल भी कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। माइल्ड स्टील का ग्राफ बना रहा हूं। माइल्ड स्टील का ग्राफ कुछ ऐसा था कि नहीं? अगर हम बात कर रहे थे टफनेस की, तो कब तक एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ तक जो फ्रैक्चर जहाँ पे हो रहा है मटेरियल, वहां तक एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, तब तक के उस पैरामीटर को हम क्या कहते थे? टफनेस कहते थे। पर रेजिलियंस क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से लेके पहले अपना आता है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, दूसरा फिर अपना कौन सा पॉइंट आता है? इलास्टिक पॉइंट आता है। 2 पॉइंट आते हैं। तो मटेरियल आपका इलास्टिक जोन में कब तक रहता है? जब तक आप कब तक वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है? जब तक वो इलास्टिक जोन में रहता है
है ना। तो इलास्टिक जोन में रहने से पहले कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है मटेरियल ने, उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिलियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम अप टू इलास्टिक लिमिट एरिया अंडर द कर्व निकालें, अप टू इलास्टिक लिमिट एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिलियंस प्रॉपर्टी मिलेगी मटेरियल की। ठीक है, ग्राफ आप बना सकते हैं, मैं फिर से बना रहा हूं आपको। रेजिलियंस प्रॉपर्टी में ग्राफ बनाना रहेगा, जब भी रेजिलियंस आएगा आपके पास, तो मैं फिर से बना रहा हूं, मिटा दिया था मैंने। रेजिलियंस में ग्राफ जो बनेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, उसमें एरिया अंडर द कर्व कब तक बताना है, अप टू इलास्टिक लिमिट बताना है, अप टू, ये ऐसे ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। सर ये आपने पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक कांस्टेंट बताया है? नहीं बताया? तो हुक्स लॉ तो बताया होगा आपने, हुक्स लॉ सर ने बताया होगा आपको। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक जोन। ठीक है, इलास्टिक जोन में अब जैसे अपन एरिया अंडर द, ये एरिया अपन निकाल रहे हैं, जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन आपको बताना चाहिए। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये सबको पता है। अब ये ग्राफ कैसे बना, ये ग्राफ आप लोगों को पता नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सर ने बताया होगा, आपने कभी मेरे को बताया भी नहीं कि सर ने आपको बताया कि नहीं बताया। तो सर ये 11th में पढ़ा है ग्राफ। 11th में पढ़ा है, कई लोगों को याद भी नहीं रहता है, हमें तो फिर से पढ़ना है ना। देखिए, तो जब तक हेमंत तुम्हारी आवाज बहुत, वॉइस नहीं आ रही। सभी लोग अनम्यूट कर दीजिए। हेमंत म्यूट कर भाई, हेमंत म्यूट कर दो। तो ग्राफ कैसे बनता है, पहले क्या है, मटेरियल इलास्टिक जोन में रहता है, फिर उसके बाद वो डिफॉर्म होना चालू होता है, तो फिर वो प्लास्टिक जोन में आ जाता है। ठीक है, तो मटेरियल जब तक वो हुक्स लॉ फॉलो करता है, जब तक मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ये लाइन जो बनती है ये लीनियर लाइन बनती है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ये रहती है स्ट्रेट लाइन। यहाँ इस वाले जोन में क्या रहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। और यही जब तक हुक्स लॉ फॉलो होता है तब तक अपन को ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिलता है। और जैसे ही स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, मतलब ये लाइन जो होती है वो कर्व बनना चालू हो जाती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ना होके ये कर्वेचर बन जाता है। तो इधर क्या है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, पर मटेरियल इलास्टिक जोन में रहता है थोड़े टाइम तक। मतलब ये आपका पहले जो पॉइंट है, जब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है उस पॉइंट को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके बाद जो पॉइंट आता है, जहां पे इस पॉइंट के बाद मटेरियल प्लास्टिक जोन में आ जाता है, तो ये जिस पॉइंट के बाद मटेरियल प्लास्टिक जोन में आ जाता है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इलास्टिक जोन। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक जोन। ठीक है, तो अब रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेजिलियंस ये कहता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कौन सी है, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये है इलास्टिक लिमिट। द एनर्जी मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक है, ये होता है रेजिलियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। समझ में आया? तो आप ये देख भी सकते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। जैसे टफनेस में थी वैसे ही इसमें है, एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली। और उसमें डेफिनेशन में क्या थी, डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली। टफनेस की डेफिनेशन में क्या था,
डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली, इसमें क्या है, डिफॉर्म्ड इलास्टिकली बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस एंड रिलीज द एनर्जी व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। उसमें ये लाइन नहीं थी, टफनेस में ये वाली लाइन नहीं थी कि अप्लाइंग स्ट्रेस एंड रिलीज द एनर्जी व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट में मटेरियल रहता है, तो इलास्टिक लिमिट में रहता है तो अपन फोर्स को रिमूव कर देते हैं। फोर्स को अगर रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी खुद की पोजीशन में वापस आ जाता है, पर प्लास्टिक जोन में ऐसा नहीं होता है। तो टफनेस में जो हमारी डेफिनेशन में जो टफनेस में जो है आपका, वो वहां पे प्लास्टिक जोन के बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए वहां पे ये लाइन नहीं होनी चाहिए, रिलीज द एनर्जी व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। द प्रूफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? Proof resilience is defined as the maximum energy that can be absorbed without the permanent deformation. क्या? Without permanent deformation. अभी तक आ रहे हैं। भावना दांगी कितनी बार ऐड होगी? तो देखिए प्रूफ रेजिलियंस क्या है? The resilience is defined as maximum energy that can be absorbed without permanent deformation। मतलब permanent deformation नहीं करना है, मतलब हमें इस पॉइंट के आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब पहले तो मैं प्रूफ रेजिलियंस के बारे में ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है प्रूफ रेजिलियंस? फ्रेश पेज पे आपको बता रहा हूं, ये देखिए। ये आपका डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, इसको हम डक्टाइल मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इलास्टिक जोन में दो पॉइंट मिलते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलता है और एक इलास्टिक जोन मिलता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये वाला पॉइंट आपका क्या है? इलास्टिक जोन। इस पॉइंट तक आपका जो कर्व रहता है वो लीनियर रहता है, इसके बाद वो कर्व क्या है? कर्वेचर बन जाता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमारा जो इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद भी मटेरियल क्या है? इलास्टिक जोन में रहता है। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे भी मटेरियल क्या है? इलास्टिक है, ठीक है ना। तो क्या बोला था, बात क्या की थी? मैक्सिमम एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रूफ रेजिलियंस। अब अपना ये जो इलास्टिक जोन दिख रहा है, इलास्टिक जोन जैसे ही पार करेगा आपका मटेरियल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक बन जाएगा कि नहीं। तो मैक्सिमम एनर्जी कब तक एब्जॉर्ब करेगा? ये इलास्टिक जोन तक। मैक्सिमम एनर्जी कब तक एब्जॉर्ब करेगा? इलास्टिक जोन। इस जोन के बाद अगर आगे बढ़ गया तो मटेरियल तो प्लास्टिक हो जाएगा, तो इससे ज्यादा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्रूफ रेजिलियंस और रेजिलियंस में डिफरेंस ये है कि रेजिलियंस की डेफिनेशन बोलते हैं अप टू एरिया अंडर द कर्व अप टू पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। और प्रूफ रेजिलियंस बात की जाती है तो एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, वो उसको कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। मतलब इतना एनर्जी, ये आपका ये मैं थोड़ा सा एक मिनट, से कलर चेंज होता है क्या? हाँ ये, अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है, देखिए ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये है कि नहीं। ये एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दिया, ये एनर्जी को आपका मैक्सिमाइज, इतना मैक्सिमाइज हो गया।
अगर एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। क्या? प्रूफ रेजिलियंस, जिसमें हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये क्या है आपका, ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो इसको बोलते हैं हम रेजिलियंस। ये क्या है, अब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं आएगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। रेजिलियंस की बात करेंगे तो क्या होगा और प्रूफ रेजिलियंस की बात करेंगे तो क्या होगा। ये बहुत ज्यादा गेट में क्वेश्चन आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम है उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। और एक और टर्म है जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। क्या? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, उसके बारे में अभी भी डिस्कस करते हैं। तो ये 3 टर्म बहुत ज्यादा आती हैं कंपटीशन एग्जाम में, कंफ्यूज करती हैं, इसलिए ज्यादा आती हैं एग्जाम में। ठीक है, बना दिए डायग्राम, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, यस सर, यस। ये डायग्राम पीपीटी में नहीं रहेगा, इसलिए मैंने डायग्राम में यहाँ पे बना लिया, जैसे आप अपनी कॉपी में बना सकें। ठीक है, नोट्स में इसको ऐड कर देना। देखिए, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की। किसकी? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी that can be absorbed per unit volume, absorbed per unit volume। अगर एक यूनिट में वॉल्यूम में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कौन बताएगा? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बताएगा। ठीक है, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। पूरी डेफिनेशन बिल्कुल आपके प्रूफ रेजिलियंस की तरह है, बस इसमें ऐड क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम टर्म जो भी निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे वॉल्यूम का, उसमें डिवाइड करेंगे वॉल्यूम का। मतलब कहने का क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? वो होता है प्रूफ रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिख लें, मैं जब तक ये नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। किसी को भी डाउट हो राइज हैंड करें। अब बात करते हैं फटीग की। फटीग क्या होता है? फटीग भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हम मटेरियल पे, आप लोगों ने अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ ही रहे हैं, तो हम क्या केस पढ़ते हैं? एक बार है ना, उस पे लोड लग रहा है P,
ठीक है, ये P लोड लगता है। तो अभी तक हम भी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें एक ही लोड लगा रहे थे, क्या एक ही लोड लगा रहे थे, P मतलब P की कुछ वैल्यू होती है 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी है आपको लेनी है, कोई भी की एक ही वैल्यू। अगर हम किसी भी मटेरियल पे वेरिएबल लोड लगाते हैं, क्या वेरिएबल लोड, कभी हमने 10 न्यूटन लगा लिया, कभी 20 लगा लिया, कभी 30 लगा दिया, कभी -10 लगाया, कभी -20 लगाया, तो जब भी वेरिएबल लोड की बात आती है तो उस केस में हम किस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, वो है आपकी फटीग प्रॉपर्टी। क्या है? फटीग प्रॉपर्टी। जैसे कि बात करें कि हमने स्ट्रेंथ अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, स्ट्रेंथ में क्या था कि जब लोड लगाएं तो लोड लगाना, लोड क्या है, एरिया मतलब क्या था, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी, स्ट्रेंथ की maximum डेफिनेशन क्या energy, थी, हैं? the maximum energy absorbed by a material ये कौन बोल रहा before है it fail. Hemant. बेटा? एनर्जी के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया था? टफनेस में। मैं अभी स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ। अच्छा, tough strength, से maximum force जो अप्लाई कर सकते हैं किसी बॉडी पे जिससे बियर वो उसके कितना फेल होने से पहले। कितना फोर्स को बियर कर सकता है एक मटेरियल, वो क्या कहलाता हाँ, है आपका? स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है ना। कितना फोर्स को बियर कर सकता है एक मटेरियल, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। तो जब हम सिर्फ उस टाइम पे हम सिर्फ एक ही लोड की बात कर रहे थे, P लोड की, ठीक है। पर क्या है, मटेरियल तब भी फेल होता है जब, जैसे मान लीजिए कि हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो मटेरियल फेल नहीं हो रहा है, मतलब 50 न्यूटन उसकी स्ट्रेंथ है। अगर मैं 51 न्यूटन लगा दे रहा हूं तो मटेरियल आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई मटेरियल की? 50 न्यूटन हुई कि नहीं, ठीक है। तो अगर पर ये फटीग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं 50 न्यूटन बार बार वेरी कर रहा हूं, कभी मैं 30 न्यूटन लगा रहा हूं, कभी 40 न्यूटन लगा रहा हूं, कभी 50 लगा रहा हूं, कभी -30 लगा रहा हूं, तो मतलब मैं 50 से पार नहीं जा रहा हूं, फिर भी मटेरियल फेल हो जाता है। वो किसकी वजह से? ये फटीग प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी वजह से? फटीग प्रॉपर्टी की वजह से। एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि एक वायर अपन लेते हैं, वायर को लेते हैं, तो वायर को अगर एक साइड से ऐसे मोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो वायर को तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं, फिर उसके ऑपोजिट ऐसे करते हैं, ऐसा करके 2-3 बार अपन ऐसा करते हैं तो वायर टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। तो ये इसको बोलते हैं यस अपन सर। वेरिएबल लोड। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल लोड। इसमें क्या कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव लोड लगा रहे हैं, कभी नेगेटिव लोड लगा रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक लोड नहीं लगा रहे हैं। जब हम एक लोड लगा रहे थे तो मटेरियल टूट नहीं रहा था, वायर टूट नहीं रही थी। जैसे ही हमने वेरिएबल लोड लगाना चालू किया, भले ही वो 50 न्यूटन से, मतलब उसकी स्ट्रेंथ से कम लगा रहे हो, तब भी मटेरियल फेल हो सकता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? फटीग प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? फटीग प्रॉपर्टी, ठीक है। पढ़िए, देखिए, फटीग इज द वीकनिंग ऑफ मटेरियल कॉज्ड बाय रिपीटेड लोडिंग ऑफ द मटेरियल। इसको अपन रिपीटेड लोडिंग को इसको मॉडिफाई करें, ज्यादा सही रहेगा। इसे इधर रिपीटेड लोडिंग ना लिख के हम वेरिएबल लोडिंग लिखें। वेरिएबल लोडिंग लिखना ज्यादा सही रहेगा। वेरिएबल लोडिंग के अंदर रिपीटेड लोडिंग आता है। 3 तरह की होती है साइकिल। वेरिएबल लोडिंग में 3 तरह की साइकिल होती है, एक रिपीटेड साइकिल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग साइकिल होती है, ठीक है, और एक म्यूचुअली आपका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बस इसको मॉडिफाई कर लेना। रिपीट मैं ही मॉडिफाई करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। रिपीटेड लोडिंग की जगह पे हम लगाएंगे वेरिएबल लोडिंग, ठीक है। The material is caused by variable loading of the material. When the material is subjected to cyclic loading and the loading greater than the certain threshold value, but the much below the strength of the material, much below, देखिए, much below the strength of material, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स बिगिंस टू फॉर्म एट द ग्रेन बाउंड्रीज, ये अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, एंड इंटरफेस। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे ही एक बार है, ठीक है, एक बार है, इस पे मैं लोड कैसे अप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं,
बार को, ठीक है। पहले बार को मैं इस डायरेक्शन में, देखिए पहले ऐसे, जैसे ये बार को मैं वायर मान सकता हूँ, ठीक है ना, वायर मान सकता हूँ। वायर का जैसे एग्जांपल दिया, अभी इसी का एग्जांपल देते हैं। तो वायर को पहले मैंने नीचे की तरफ मोड़ा, तो ये ऐसा बन गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन में मोड़ा ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे। तो एक टाइम आता है कि धीरे धीरे इसमें क्रैक होना चालू हो जाते हैं, ऊपर नीचे धीरे धीरे ऐसे क्रैक, माइक्रो क्रैक होना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही क्रैक चालू हो जाएंगे, जैसे आप वायर को तोड़ते हो तो 2-3 बार आप उसको मोड़ते हो तो दिखता थोड़ी है कि वो कितना टूट रहा है, डायरेक्टली टूट जाता है। वो क्या है, माइक्रो लेवल पे थोड़ा थोड़ा टूटना चालू हो जाता है अंदर ही अंदर। कैसे टूटता है, ऐसे पहले ऊपर टूटता है, फिर नीचे, ऐसे करके फाइनली जैसे ही वो एक दूसरे से इंटरफेस हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका क्रैकिंग चालू हो जाती है, फाइनली वो वायर आपका क्रैक हो जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब रिपीट हो रहा है, आपका लोड क्या है, रिपीट हो रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। इसी को हम कहते हैं साइक्लिक लोडिंग। इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक लोडिंग कहते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो अगर इस ये जो आता है, जो फटीग जो होता है किसकी वजह से होता है, फटीग जो होता है वो होता है आपका रिपीटेड लोडिंग या फिर वेरिएबल लोडिंग अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल में, तभी आता है, ठीक है। और अगर इसको ये अगर अपन वेरिएबल लोड लगाने के बाद भी मटेरियल ना टूटे, वेरिएबल लोड लगाने के बाद भी मटेरियल ना टूटे, तो उसको अपन कहते हैं फटीग प्रॉपर्टी। उसको क्या कहते हैं, फटीग प्रॉपर्टी। तो मटेरियल में हमेशा फटीग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जांपल है, मशीन में जब मशीन भी वर्क करता है तो अलग अलग लोड पे वर्क करता है, एट अ टाइम आपका अलग अलग लोड लगता है। तो हमेशा हमें किसी भी मटेरियल को की स्ट्रेंथ को बनाना है, किसी मटेरियल की बात करनी है, तो उसमें फटीग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो मटेरियल फेल हो सकता है अंडर द वेरिएबल लोड, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिज की बात करें, ब्रिज जो बनती हैं आपकी, तो कभी 10 गाड़ियां जाती हैं, कभी एक गाड़ी जाती है, तो गाड़ी का जो वेट है वो चेंज होता जाता है, वेरिएबल है। तो ब्रिज जो बनती हैं तो उसमें डिजाइन बात की, उसमें जो प्रॉपर्टी ब्रिज की जो होती है प्रॉपर्टी देखी जाती है, 2 प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाता है, एक तो फटीग, दूसरा क्रीप। क्रीप के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से, जैसे एज दी जाती है ब्रिज की, एक ब्रिज की एज कितनी होती है, 60 साल की एज होती है, 60 इयर्स की एज होती है। 60 इयर्स के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते ब्रिज अगर टूट गया तो, है ना। तो ये कौन बताता है, ये क्रीप प्रॉपर्टी बताती है। और फटीग क्या है, वेरिएबल लोडिंग की वजह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फटीग। देखिए क्रैक रीचेस द क्रिटिकल साइज, ये साइज धीरे धीरे बढ़ता गया, इसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज। दिस क्रैक प्रोपेगेट्स सडनली एंड द स्ट्रक्चर गेट फ्रैक्चर्ड। ये सब मैं आपको ये डायग्राम में बता चुका हूं, जो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द शेप ऑफ स्ट्रक्चर अफेक्ट द फटीग वेरी मच। कहा ये चाहता है बेटा, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर से मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं मैं। फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं, देखिए सारे पॉइंट में लिखा है इधर। ये होता है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये होता है इलास्टिक जोन, ये होता है अपर यील्ड पॉइंट, ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपको बाद में, अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा, अभी 10 मिनट पड़े हैं हमने हमारे पास। ये होता है अल्टीमेट, अभी मैं अल्टीमेट की बात करूंगा और यील्ड पॉइंट की बात करूंगा, और यहाँ पे आपका होता है यील्ड पॉइंट। तो कहा यह जाता है कि देखिए इलास्टिक जोन यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है, स्ट्रेस, ये है आपका स्ट्रेंथ। कहा यह जाता है कि फटीग जो है, फटीग जो पॉइंट होता है, जैसे ये इलास्टिक पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट है, ऐसे ही एक फटीग पॉइंट होता है, एक होता है फटीग पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं
इंड्योरेंस लिमिट, इंड्योरेंस जिसको कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट। तो इंड्योरेंस लिमिट हमें मिलता है 0.5 ऑफ अल्टीमेट, मतलब 50%, अल्टीमेट का 50% करते हैं। अल्टीमेट पॉइंट जे स्ट्रेस है ना, अल्टीमेट पॉइंट की स्ट्रेस मान लो आपका 400 है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर अल्टीमेट आपका सिग्मा यू आपका 400 है तो जो सिग्मा ई एंड्योरेंस लिमिट होगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आधा करेंगे तो मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं मिलता है, आपका एंड्योरेंस पॉइंट मिलता है सिग्मा ई, ठीक है। ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आप लोगों को, आगे जब अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, मैं ये पूरे ग्राफ को बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एक एंड्योरेंस लिमिट होती है, इस लिमिट के आप अंदर हो, मतलब आप जैसे आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ 400 है, मटेरियल की स्ट्रेंथ 400 है, और अगर आप 400 जैसे मान लीजिए 400 आप वेरिएबल लोड 400 तक लगाओगे, 300 कभी लगाया, कभी 350 लगाया, कभी 400 लगाया, तो मटेरियल फेल हो सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। पर अगर आप 200 के अंदर वेरिएबल लोड लगाओगे, कभी लगाओगे 200, कभी 150 लगाया, तो कभी 100 लगाया, तो कभी भी आपका मटेरियल फेल नहीं होगा, इसको कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। आपको हमेशा कोई भी मशीन में काम करना है, कोई मशीन में आपको कोई भी एप्लीकेशन में कोई मटेरियल यूज करना है, तो आपको एंड्योरेंस लिमिट का ध्यान रखना होता है। ये आप पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अल्टीमेट और यील्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जब आप डिजाइन पे आएंगे, मशीन डिजाइन पे आएंगे, मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट आएगा उस पे आएंगे, तो वहां पे आप बात करने लगेंगे किसकी, एंड्योरेंस लिमिट की बात करेंगे। वहां पे जब हम मशीन डिजाइन पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से एंड्योरेंस लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो अभी अटेंडेंस लगा लीजिए बेटा, आज की क्लास आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सारे कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अभी आप सभी लोग सर अटेंडेंस, नोट्स भेज देना सर। किसी को डाउट है? सर नोट्स आपने लेक्चर 2 के नहीं भेजे थे। नोट्स मैंने पीपीटी शेयर किया तो है आपसे। नहीं सर, आपने पहले लेक्चर 3 का भेजा हुआ था, फिर लेक्चर 1 का भी भेजा, लेक्चर 2 का नहीं भेजा। लेक्चर टू अभी एक्चुअली क्या है, वो टॉप नाम है, लेक्चर 2 अभी पढ़ाने वाला हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो बाद में बताऊंगा ना बेटा। अच्छा, मेरे वो को लगा पीपीटी कि का नाम था लेक्चर 3 लेक्चर 1, वो पहले मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला था, बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला था, पर मैंने उसको चेंज कर दिया, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाई फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो लेक्चर 2 होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टॉपिक होगा, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. अटेंडेंस लगा ली सबने? Yes, चलिए sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सर। you, sir.